इस लेक्चर में असम राइफल के डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और असम राइफल क्या है? ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इस तरह के सैनिक होते हैं इसके, हमारे इंडिया की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। जो म्यांमार से बॉर्डर लगता है ना इंडिया का, ये वाला रीजन है, जो इस वाले रीजन में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे। और असम राइफल का यहाँ पे साथ देती है आर्मी। आर्मी के जवान भी होते हैं हमारी, और यहाँ पे जो लोकल पुलिस है वो भी साथ देते हैं असम राइफल का। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो, कई बार हमने डिस्कस किया है, जो अप्सा का हमने लेक्चर पढ़ा, AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है जो 1958 का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आर्मी है और यहाँ पे असम राइफल है, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है। इन्हें ये क्या है, वार्निंग देने के बाद ये गोली चला सकते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या, कुछ लोग मजदूर आ रहे थे यहाँ पे कोन्यक ट्राइब के। कोन्यक ट्राइब है यहाँ पे, एक जनजाति है भाई साहब, जात है, कोन्यक ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति। वहाँ के लोग कुछ मजदूरी करके घर लौट रहे थे शाम को। तो जो आर्मी के वहाँ पे कुछ सैनिक थे, वहाँ पे असम राइफल के सैनिक नहीं थे। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके, बॉर्डर एरिया को यहाँ पे सुरक्षा देने की, इसकी असम राइफल की। लेकिन असम राइफल के वहाँ पे तब सैनिक नहीं थे, सिर्फ आर्मी के थे। इन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। तो इन्होंने उनको आवाज़ लगाई, वो रुके नहीं। तो इन्होंने बिना वार्निंग दिए चेतावनी दिए। ये चेतावनी देनी चाहिए थी। इस एक्ट में ये है कि चेतावनी देने के बाद ही आप शूट कर सकते हो। प्रॉपर वार्निंग दोगे, छानबीन करोगे। अगर आपको जब प्रॉपर पूरी सर्टेन डेफिनेशन, मतलब सर्टेनली आपको ये निश्चित हो गया है कि ये आतंकवादी है, तभी आप गोली चलाओगे। अगर वो गोली नहीं चला रहे, कोई शूटिंग नहीं कर रहे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो गोली नहीं चलाओगे आप। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना तो उनके पास हथियार थे, ना ही उनके पास कोई और इक्विपमेंट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने गोली चला दी। ये आर्मी की यहाँ पे गलती थी। तो असम राइफल का जो ड्यूअल कंट्रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो असम राइफल है, उसने अभी इंसिडेंट के लिए, जो एक घटना हुई, जो इनोसेंट पीपल की जान चली गई, इसके लिए रिग्रेट एक्सप्रेस किया है। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप। इन्होंने कहा कि हमें पश्चाताप है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी असम राइफल के यहाँ, असम राइफल उस टाइम पे यहाँ थी नहीं, उसके सैनिक। तो ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि जो इंडियन आर्मी है उसने भी इंक्वायरी सेटअप कर दी है, कि वो देख रही है इंसिडेंट के बारे में, घटना पूरी क्या हुई थी और किसकी गलती है यहाँ पे। तो सामने तो अभी तक न्यूज में ये आया कि आर्मी की गलती थी, आगे पता चलेगा इंक्वायरी के बाद। तो असम राइफल हमारा मेन इसमें टारगेट है पढ़ने का। जो असम राइफल है, ये 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। 6 आर्म फोर्स कौन कौन सी हैं? एक तो है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। सेंट्रल रिजर्व फोर्स है ना, जो इसके हमारे इंडिया का जो है, हमारा इंडिया, उसके अंदर कैंप लगे होते हैं। जब भी मान लो कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाती है, CRPF के जवानों को बुला लिया जाता है। कहीं पे भी लगे हो सकते हैं, CRPF के जवान को कहीं पे भी तैनात कर देते हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर जो लगता है हमारा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर, ये वाले बॉर्डर पे, ये वाले बॉर्डर पे और ये वाले बॉर्डर पे तैनात रहती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जो ये हमारा जो चाइना से बॉर्डर लगता है, ये वाला जो बॉर्डर लगता है तिब्बत से, ये चाइना से इधर, ये सारे इस बॉर्डर में तैनात रहती है ITBP। नेक्स्ट है हमारी SSB, सशस्त्र सीमा बल, जो ये हमारा बॉर्डर लगता है नेपाल से और भूटान से, नेपाल और भूटान से, इसके बॉर्डर पे तैनात रहती है SSB, सशस्त्र सीमा बल। और नेक्स्ट है एक असम राइफल्स। असम राइफल कहाँ रहती है वो हमने स्टार्टिंग में जाना, ये बॉर्डर म्यांमार से बॉर्डर जो लगता है यहाँ पे रहती है असम राइफल। तो ये 6 हैं, 6 आर्म फोर्स हैं, सेंट्रल आर्म फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। देखो CAPF की जो हाई लेवल की पोस्ट होती है, DSP लेवल की, जो से बोलते हैं असिस्टेंस कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकलती है CAPF की हर साल, जिसे UPSC कंडक्ट कराता है। उसका एग्जाम भी भर सकते हो, इसकी जो हाईएस्ट एज है 25 ईयर तक भर सकते हो आप, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो। एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से। तो आते हैं असम राइफल पे। असम राइफल आपने जान लिया क्या है, एक 6 सेंट्रल आर्म फोर्स में से ये भी एक सेंट्रल आर्म फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। लेकिन इसका जो कंट्रोल है ना, वो 2 मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसलिए ये अभी हम पढ़ रहे हैं इसको। इसका जो टारगेट है असम राइफल का, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो इंडियन आर्मी है उसके साथ, और यहाँ पे जो गार्ड हैं और पुलिस गार्ड हैं, जो रीजनल पुलिस है यहाँ पे म्यांमार की या नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, उसके साथ मिलके इंडो म्यांमार बॉर्डर रीजन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये मेंटेन करना, इसका काम है असम राइफल का। तो यूनिक कैसे है ये, और बाकी की जो 5 जो सेंट्रल आर्म फोर्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, तो उनसे कैसे अलग है ये असम राइफल? देखो, ये ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है, जो ये हमने 6 पढ़ी ना, CRPF, CISF,
सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स भी है एक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये हमने नहीं पढ़ी ना यहाँ पे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये देखो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं या मेट्रो है या रेलवे है, कहीं पे भी लगा सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा सीआईएसएफ के जवान होते हैं, तो ये जो भी फैक्ट्री वगैरह या गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सीआईएसएफ को लगा सकते हैं। तो ये जो बाकी की सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं हमारी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं टोटली कंप्लीटली। लेकिन ये केवल ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है, इन सबको मिलाकर पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, जो 6 हमने देखी। इसका कंट्रोल डुअल है, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के पास, और ऑपरेशन कंट्रोल है इंडियन आर्मी के पास। और इंडियन आर्मी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। रक्षा मंत्री के अंदर काम करती है इंडियन आर्मी, रक्षा मंत्री के अंदर काम करती है। और इसका कंट्रोल 2 के पास है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ जो भी इसकी सैलरी दी जाती है, जो भी इसके लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि सैलरी वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए रूल्स बनाती है। और अगर कहीं इसे डिप्लॉय करना हो, कहीं पे भेजना हो, असम राइफल के सैनिक को कहीं पे पोस्टिंग करनी हो, ट्रांसफर करना हो, इनका डेपुटेशन पे कहीं भेजना हो, इसके जो पर्सोनल है, पर्सोनल मतलब इसके कर्मचारी सैनिक, देखो ये पर्सोनल है, एक होता है पर्सनल, पर्सनल मतलब निजी, पर्सनल मैटर निजी मैटर हमारा, वो पर्सनल अलग है, और ये पर्सनल मतलब कर्मचारी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जो इसके पर्सनल है, जिनका भी इनका ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना, कहीं पे भेजने, ये आर्मी डिसाइड करती है, आर्मी ऑर्डर देती है, आर्मी के ऑर्डर पे ही काम करती है। और आर्मी किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो 2 कंट्रोल हो गए ना, सैलरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बिल्डिंग कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और सारा जो काम कर रहा है पोस्टिंग ट्रांसफर कहीं पे भेजना है, वो आर्मी के कंट्रोल में। तो 2 कंट्रोल हो गए, इसलिए ये थोड़ी चर्चा में रहती है। इसके जो भी सीनियर रैंक के अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल से लेके आईजी तक, इंस्पेक्टर जनरल तक, जो भी इसके अधिकारी हैं, सेक्टर हेडक्वार्टर पे जो रहते हैं, सारे जो ऑफिसर हैं आर्मी से आते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इंडियन आर्मी के, वो इसे कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो इशू क्या है अब? इशू ये है, ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इकलौती है जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल ड्यूटीज़ या रेजिमेंटेशन इंडियन आर्मी के लाइन पे है। यानी कि बाकी की जो सेंट्रल आर्म फोर्स हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करती है सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए। लेकिन इसका इंडियन आर्मी रेजिमेंटेशन कैसा होगा, ऑपरेशनल ड्यूटी कैसी होगी, आर्मी डिसाइड करती है। इसका जो सारा रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन पर्सनल का या रिटायरमेंट पॉलिसी है, वो सब कौन फ्रेम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी कि इनका रिटायरमेंट का तरीका, कब रिटायर होंगे, कब इनका प्रमोशन होगा, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। जो बाकी की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जैसे होता है, ऐसे इसका भी होता है असम राइफल का। लेकिन किसके कहने पे काम करती है? आर्मी के कहने पे। यानी कि इसकी 2 डिमांड हैं, एक तो असम राइफल के अंदर, और यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या एमएचए के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, दोनों की डिमांड इन पे कन्वर्सेशन चलता रहता है। तो उनकी क्या क्या डिमांड है? देखो, जो असम राइफल की डिमांड क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसे रखना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आर्मी आती है और आर्मी के ये ऑर्डर पे काम करती है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रखो, ये कहना है। क्यों चाहती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर? इसलिए चाहती है, देखो जो आर्मी के पर्सनल है ना, आर्मी के कर्मचारी, वो 35 साल में रिटायर हो जाते हैं। और जो ये सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जिसमें असम राइफल भी आती है, इसकी रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर्स की। और जो बेनिफिट मिलते हैं ना, रिटायरमेंट बेनिफिट, वो आर्मी को ज़्यादा मिलते हैं और इनको थोड़े कम मिलते हैं सीएपीएफ के जमानों को, जो जैसे बीएसएफ हो गई या सीआईएसएफ हो गई या असम राइफल हो गई ये। अब देखो, इसका कहना ये असम राइफल का, हम सारा तक कहने पे काम करते हैं आर्मी के, और हमें फ़ायदे नहीं मिलते आर्मी की तरह, हमें फ़ायदे मिलते हैं सीएपीएफ की तरह। तो ये चाहती है सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हो। जो सीएपीएफ के ऑफिसर हैं, देखो इन्हें कुछ समय पहले नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किया गया था, मतलब और इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया था, वित्तीय सहायता। लेकिन जैसा आर्मी के पर्सनल होते हैं ना, उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के अंदर फ़ायदा मिलता है। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ये है, जैसे मान लो आर्मी में जो जवान है, एक जवान रिटायर हुआ 2001 में, उस टाइम पे उसकी जो सैलरी थी मान लो 50,000 थी, जब रिटायरमेंट हुआ उस टाइम की जो सैलरी है, तो उसका जो आधी सैलरी है वो पेंशन मिलती रहती है, तब तक वो मरेगा नहीं भाई साहब, समझ रहे हो? तो ये आर्मी में फ़ायदा है। लेकिन अगर आदमी एक रिटायरमेंट हुआ 2010 में, उस टाइम पे सैलरी थी इसकी 60,000 रिटायरमेंट पे, सेम रैंक पे, मान लो सेम रैंक पे था वो भी, मान लो ये भी आर्मी में कैप्टन रैंक पे थे, ये भी कैप्टन रैंक पे थे, तो दोनों की सैलरी इतनी थी रिटायरमेंट के एज पे, तो एक को सेम रैंक पे रिटायर हुए, ये भी कैप्टन था और ए आदमी भी कैप्टन था, बी आदमी भी कैप्टन था। ए 2001 में रिटायर हुआ, बी 2010 में रिटायर हुआ कैप्टन रैंक से ही।
अब कैप्टन रैंक से रिटायर हुए, लेकिन इसकी सैलरी 60,000 थी 2010 पे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई भाई साहब, सैलरी बढ़ाई होगी, तो कैप्टन रैंक की 60,000 थी। अब इनकी जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 30,000, और सेम रैंक वाले जो 2001 में रिटायर हुआ उसको मिल रही है 25,000, आधी मिलेगी, लगभग हाफ सैलरी मिलती है पेंशन के तौर पे। अब इसलिए इन्होंने विरोध किया आर्मी के जो पर्सनल है, भाई साहब ये क्या हो रहा, सेम रैंक पे रिटायर हुए हैं हमें, तो इस टाइम पे जिसको जो सैलरी पेंशन मिल रही है उसी सबको सेम मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फिर ये जारी कर दिया, अप्लाई कर दिया कि ठीक है सेम मिलेगी। अब चाहे 2001 में रिटायर हुआ हो, चाहे 2020 में रिटायर हुआ, जिनकी जिस पोस्ट पे पेंशन जिसकी मिल रही है लेटेस्ट की, जैसे मान लो 2020 में हुआ, इसकी सैलरी 70,000 थी तो इसे 35,000 मिल रहे हैं, तो सबको पहले जो इस रैंक पे कैप्टन में रिटायर हुए रैंक पे, तो सबको 35,000 मिलेगी, 35,000। तो ये वन रैंक वन पेंशन की जो सिस्टम है, ये आर्मी के जो पर्सनल है उनके लिए तो लागू है, आर्मी में जो कर्मचारी हैं, सैनिक है, जो आर्मी के सैनिक है, लेकिन जो सीएपीएफ के जवान हैं, जैसे असम राइफल है या सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है, इनके जवानों के लिए नहीं है ये, अभी उनके लिए लागू नहीं हुआ। तो इसलिए डिमांड करी है असम राइफल कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रखा जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये फुल कंट्रोल दोनों चाहती हैं। तो इनका क्या कहना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका आर्गूमेंट ये है, वो कहती है कि देखो भाई साहब, बॉर्डर की जो गार्डिंग फोर्स है उसका ऑपरेशन कंट्रोल ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में है, और असम राइफल का भी। तो असम राइफल देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके हाथ में तो आर्मी भी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कहती है देखो इसका ये कंट्रोल सही है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच एक हो जाती है गार्ड करने की इसको बॉर्डर एरियाज को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी उसमें इंटरफेयर कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये भी कहना है, जो इसका फंक्शन है देखो 1960 से जो रूल पैरामीटर बनाए हैं, पैटर्न बनाए हैं, उसके बेस पे चलता आ रहा है, और उसके बेस पे ही इसका चलता आना चाहिए। तो मिनिस्ट्री यही चाहती है कि इंडो म्यांमार बॉर्डर को उसी लाइन पे जो अदर सीएपीएफ जिस लाइन पे चल रही हैं, मतलब जिस पैरामीटर पे उनको गार्ड किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है, उसी बेस पे इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए असम राइफल को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है। आर्मी का क्या आर्गूमेंट है, आर्मी का कहना यह है देखो जो असम राइफल है ये आर्मी के साथ मिलकर काम करती है, कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करती है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी आर्मी के साथ पूरी होती है। असम राइफल जो है बाकी की जो मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, उससे अलग है। ऑलवेज ये मिलिट्री फोर्स की तरह काम करती है, पुलिस फोर्स की तरह काम नहीं करती, क्योंकि आर्मी के साथ मिलकर काम करती है। और आर्मी क्या है, मिलिट्री फोर्स, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी, जैसे बीएसएफ है, सीएसएफ है, वो है पुलिस फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। तो ये मिलिट्री फोर्स है। तो ये कहना है आर्मी का कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल से निकाल के इसे और मर्ज कर दें किसमें, नेशनल सिक्योरिटी को, कि पैराडाइज ना हो, ये कन्फ्यूजन ना हो, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डाल दें। ये आर्मी का ये स्टेटमेंट है। तो ये नोट करके रखें, असम राइफल जब बनाई गई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी 1835 में। सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जितनी भी ये 6 पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बीएसएफ है, असम राइफल है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इन सब में सबसे पुरानी असम राइफल ही है। और तब जब बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब इसके 750 पर्सनल थे, आदमी थे इसमें, जवान थे। तो यही था इसके बारे में।